नमस्कार। मैं नरेश कुमार। आज मैं उपस्थित हुआ हूँ यूजीसी नेट एचटेट के लिए अनुप्रास अलंकार लेकर के। आशा है कि आपने रामायण महाभारत की वीडियोस देख ली होंगी, और यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अपने मित्रों तक शेयर अवश्य करें, और वीडियो को लाइक कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं कि आपको विषय समझ आ रहा है। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया अपने मित्रों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज से पहले हमने छंदों का परिचय पढ़ लिया है, और छंदों के बाद अगला ही विषय लगा हुआ है अलंकार, और अलंकारों में पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो मैं नरेश कुमार, प्रारंभ करते हैं। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, तो सबसे पहले हम अलंकारों का सामान्य परिचय देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या, अनुप्रा अलंकारों का सामान्य परिचय। तो अलंकारों के सामान्य परिचय में सबसे पहले आता है अलम और क्री। इन दोनों धातुओं से अलंकार पद का निर्माण होता है। ठीक है, अलम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से अलंकार पद निष्पन्न होता है। ठीक है, तो आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश के नवम एवं दशम उल्लास में अलंकारों का वर्णन किया है। ठीक है, और आचार्य मम्मट ने 6 शब्दालंकारों का और 61 अर्थालंकारों का वर्णन करके कुल 67 अलंकार माने हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, नवम और दशम उल्लास में अलंकारों का वर्णन मिलता है। ठीक है, और आचार्य विश्वनाथ ने भी अलंकारों की संख्या 78 मानी है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। और जो उदाहरण है वो काव्य प्रकाश से पूछे जाते हैं एचटेट में। इसी बार एक सवाल आया था अनुप्रास अलंकार से, तो आप उदाहरण और लक्षण ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अलंकार की परिभाषा आचार्य मम्मट कहते हैं, उपकुर्वन्ति तम शंतम येंग द्वारेण जातुचित हारादिवद अलंकारा तेनुप्रासोपमादय। कारिका 67 में कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं कि कि उपकुर्वन्ति तम संतम, ये अंग द्वारेण जातुसित। ठीक है, ये मतलब जो अंगों का जिस प्रकार से हार आदि, ठीक है, जिस प्रकार से हार आदि अंगों को सजाने के काम आते हैं, उसी प्रकार काव्यों काव्यों को काव्य को सजाने के लिए क्या किया जाता है, अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और उपकुर्वन्ति उपकार करते हैं जो, ठीक है, किसका, काव्य का। ठीक है, काव्य का क्या करते हैं, उपकार करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। ठीक है, समझाई बात क्या। और फिर कह रहे हैं अंत में अनुप्रास उपमा आदय। ठीक है, अनुप्रास से कौन से अलंकार का बोध हो गया, अनुप्रास से बोध हुआ है शब्द अलंकारों का, और उपमा से बोध हुआ है अर्थ अलंकारों का। ठीक है, तो हार आदि की तरह अलंकार होते हैं, ते वे अनुप्रास उपमा आदि। ठीक है, तो अनुप्रास से बोध हुआ शब्द अलंकारों का, और उपमा से बोध हुआ अर्थ अलंकारों का। ठीक है, वैसे अलंकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। ठीक है, तो अलंकारों की ये परिभाषा, तो इसको भी स्मरण कर लें, उपकुर्वन्ति तम शंतम येंग द्वारेण जातुचित हारादिवद अलंकारा तेनुप्रासोपमादय। ठीक है, तो हार आदि की तरह अलंकार होते हैं, वे अनुप्रास उपमा आदि हैं। ठीक है, और उपकार करते हैं, तम तम मतलब उस काव्य का। ठीक है, जिस प्रकार से अंगों का उपकार कौन करते हैं, हार आदि, उसी प्रकार जो अलंकार हैं वे भी किसका उपकार करते हैं, काव्य का उपकार करते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। इसके पश्चात इसके इसके पश्चात कह रहे हैं, अगली स्लाइड, सबसे पहले अलंकार है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, इससे पहले वैसे पहला अलंकार है वक्रोक्ति, तो हमारे पाठ्यक्रम में वक्रोक्ति अलंकार नहीं है। ठीक है, तो हम एचटेट के हिसाब से एक बार पढ़ रहे हैं, और वक्रोक्ति अलंकार भी पढ़ा देंगे यूजीसी के हिसाब से। ठीक है, तो एचटेट में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो सबसे पहले सूत्र नंबर 104 है, तो उसमें कहते हैं आचार्य मम्मट कहते हैं, वर्ण साम्यम अनुप्रास।
ठीक है, यानी वर्णों की साम्यता अनुप्रास होता है। ठीक है, तो कैसे, तो कई बार पूछ लेते हैं, तो वर्ण क्या होता है और साम्य का अर्थ क्या बताया, तो इन्होंने बताया कि स्वर वही सादृश्य, स्वर और व्यंजन का सादृश्य होगा। ठीक है, फिर क्या हो गया, व्यंजन सादृश्यत्वम, स्वर सादृश्य और व्यंजन सादृश्यत्वम वर्ण साम्यम। तो कई बार पूछ लेते हैं वर्ण साम्यम किम, तो वर्ण साम्यम अनुप्रासः। और कई बार पूछ लेते हैं वर्ण साम्यम से कौन से वर्णों की बात कर रहे हैं, तो वृत्ति में लिखा हुआ है स्वर वही सादृश्यपि व्यंजन सादृश्यत्वम। ठीक है, यानी स्वरों की और व्यंजनों की सदृशता दिखाना ही वर्ण साम्यम है। ठीक है, तो ये आचार्य मम्मट की शैली है, और इस शैली को अ, पूछते भी हैं, अन्य परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही पूछ सकते हैं वर्ण साम्यम किम, तो वर्ण साम्यम अनुप्रासः। और वर्ण साम्यम से किसका बोध हो रहा है, तो स्वर वैसादृश्यपि व्यंजन सादृश्यत्वम वर्ण साम्यम। ठीक है, स्वरों की और व्यंजनों की सदृशता ही वर्ण साम्यम है। ठीक है, तो इस संक्षेप में आप इनको स्मरण कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो पद है इसका सूत्र नंबर 105 में लिखा है इन्होंने, छेक वृत्ति गतो द्विधा। ठीक है, छेक वृत्ति, छेकानुप्रास और वृत्त्यानुप्रास, इस प्रकार से दो प्रकार का है। क्या, जो अनुप्रास है वो अनुप्रास क्या है, छेकानुप्रास और वृत्त्यानुप्रास द्विधा, दो प्रकार का है। तो छेक शब्द का अर्थ क्या है, तो वृत्ति में लिखा है छेका विदग्धा। ठीक है, यानी जो विद्वान है वो छेक कहते हैं। और वृत्ति नियत वर्णगतो, वृत्ति मतलब वर्णगत, एक वर्णगत होता है। और रस विषयो व्यापारः, वो क्या है, वृत्ति नियतः वर्णगतो रस विषयो व्यापारः। वृत्ति का मतलब रस से पता चले, उसके विषय से पता चले, जो व्यापार होता है रस का व्यापार होता है, उससे जो वृत्ति है वो तीन प्रकार की आगे आएगी। ठीक है, तो वृत्त्यानुप्रास तीन प्रकार का हुआ, वृत्तियां तीन प्रकार की बताई हैं आचार्य मम्मट ने। तो कह रहे हैं वर्णगत जो वृत्ति अनुप्रास है वो रस का विषय है, वो भी एक प्रकार का अनुप्रास है। ठीक है, तो इसके पश्चात देखते हैं हम छेकानुप्रास। छेकानुप्रास तीसरा जो इसका पद है वो क्या है, सो अनेकस्य स्कृत पूर्व। ठीक है, तो सो अनेकस्य स्कृत पूर्व, अर्थात सह, सह कह अनुप्रास, जो अनुप्रास है वो अनेकस्य अनेक वर्णों की, सकृत का आप ध्यान रखेंगे एक बार, सकृत का मतलब क्या होता है, एक बार। ठीक है, तो ये यहां पर बताया भी है क्या, ये सकृत एक वारम, सादृश्यम समानता, छेकानुप्रास होता है। ठीक है, तो ये बताया सो अनेकस्य स्कृत पूर्व। ठीक है, वह अनेक वर्णों की स्कृत मतलब एक बार आवर्ती होना ही क्या है, अनुप्रास है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद अनेकस्य अर्थात व्यंजनस्य सकृत का मतलब समझना एक बारम, सकृत एक बारम, सादृश्यम समानता छेकानुप्रास होता है। ठीक है, तो उदाहरण दिया है, इसी बार ये एचटेट में पूछा हुआ सवाल है। क्या है, ततोरुण परिष्पंद मंदीकृत वपुषसी दध्रे काम परीक्षाम कामिनी गंड पांडुताम। ठीक है, कामिनी, तो थोड़ा यहाँ मिस्टेक हुई है, तो इसको ध्यान रखेंगे, कामिनी गंड पांडुताम। ठीक है, ठीक है, कामिनी, कामिनी, यहाँ पे मी रह गया है। ठीक है, कामिनी गंड पांडुताम। तो कह रहे हैं, तो ततो ऋण परिस्पंद मंदीकृत वपुषसी, तो इसका अर्थ है, अर्थ से ज्यादा हमें शब्द अलंकार है, इसलिए अर्थ की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। अनुवाद क्या है, इसके बाद अरुण, अरुण कौन है, ततो ऋण। ठीक है, तथा इसके बाद अरुण, यानी सारथी जो सूर्य का है, वो परिस्पंद माने उसका परिस्पंद हो गया, मतलब गतिशील होने पर, मंदीकृत वपुः, मंदीकृत मंद हो गया है, वपुः शरीर, शशि चंद्रमा का, जो चंद्रमा का प्रकाश है वो थोड़ा कम हो गया है। क्यों, क्योंकि अरुण के परिस्पंदन होने पर, अरुण के आने पर जो शशि का जो प्रकाश है, जो चांदनी है, वो क्या हो गई, मलिन हो गई है, कम हो गई है।
ठीक है। तो कह रहे हैं दध्रे काम परीक्षाम। तो दध्रे यानी काम से परिक्षीण होने पर, यानी रति से क्या हो जाए, खिन्न हो जाने पर, कामिनी, जिस प्रकार से कामिनी की जो गंड पांडुता है, जो गंड स्थल है, कपोलों की जो गंड स्थल है, कपोल है, उसकी जो पांडुता को धारण कर लिया किसने, चंद्रमा ने। ठीक है। चंद्रमा ने जिस प्रकार से कामिनी, जो रति से खिन्न कामिनी है, उसकी पांडुता को धारण कर लिया किसने, चंद्रमा ने। ठीक है। तो ऐसा इसका अर्थ है, तो अर्थ से हमें ये नहीं होगा, तो हम इतने ही ध्यान रखेंगे। तो कह रहे हैं सकृत एक बार, यानी सकृत मतलब व्यंजनों की सकृत एक बार क्या होगा, अनेक वर्णों की एक बार आवृत्ति हो। तो क्या है, तो यहाँ पर देखो मंद, मंद, ठीक है, और यहाँ पे सभी वर्णों की एक ही बार आवृत्ति है, गंड, गंड। ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर ये छेकानुप्रास है। ठीक है। यानी अनेक वर्णों की एक बार आवृत्ति हो। ठीक है। तो ये कह रहा है स अनेकस्य स्कृद पूर्व, पूर्व मतलब पहले वाला जो छेकानुप्रास है उसमें। ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। इसके पश्चात अगला है वृत्ति अनुप्रास। ठीक है। तो वो इतना ही ध्यान रखेंगे, उदाहरण और लक्षण अवश्य ध्यान रखें। ठीक है। फिर कह रहे हैं चौथा इसका पद क्या है, एकस्या अपि अस्कृत परः, एकस्य अपि यानी एक की, और यहाँ पे असकृता है, अस्कृत यानी सकृत मतलब एक बार, और असकृत मतलब अनेक बार, परह मतलब दूसरा, पर का मतलब होता है दूसरा, दूसरा है यानी वृत्त्यानुप्रास है, उसकी असकृत अनेक बार में, अपि भी, एक वर्ण की अनेक बार आवृत्ति होगी, तो कौन सा होगा, अपरह यानी दूसरा, यानी वृत्त्यानुप्रास होगा, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी है वृत्ति में, एकस्य अपि शब्दात अनेकस्य व्यंजनस्य, एक शब्द में भी अनेक व्यंजनों की या द्विबहुकृत्व, दो या अनेक बार सादृश्यत्वम सदृशता होगी, वो वृत्ति अनुप्रास होगा। ठीक है। अनुवाद, एक अथवा अनेक वर्णों की अनेक बार सादृश्य यानी दूसरा अर्थात वृत्ति अनुप्रास है। ठीक है। यानी जहां पर क्या होगा, एक वर्ण की अनेक बार, या अनेक 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 वर्णों की एक बार, या ठीक है, अनेक अनेकों की अनेक बार आवृत्ति। ठीक है। एक की या अनेक की, दोनों में कह रहे हैं। ठीक है। एकस्य अपि, एक की भी, अपि के कारण एक भी हो गया और अनेक भी हो गया। ठीक है। तो कह रहे हैं एक की और अनेक की, ठीक है, एक वर्ण की या अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति होना ही क्या है, वृत्त्यानुप्रास है। ठीक है। तो संक्षेप में थोड़ा ध्यान से समझें क्या है, ये थोड़ा सा छोटी सी बात है पर कठिन सा है थोड़ा, देखो कैसे, एकस्य अपि, एक वर्ण की भी, तो अपि से क्या हुआ, भी, यानी एक वर्ण की या अनेक वर्णों की। ठीक है। एक वर्ण की अथवा अनेक वर्णों की क्या आवृत्ति होनी चाहिए, अनेक बार आवृत्ति होगी, तभी क्या होगा, वृत्ति अनुप्रास होगा। ठीक है। एक वर्ण का और अपि शब्द के अनेक व्यंजनों का दो बार अथवा अनेक बार सादृश्य क्या होता है, वृत्ति अनुप्रास होता है। ठीक है। तो समझ आ गया होगा। तो ये ध्यान रखना है कि एक से एक वर्ण की या अनेक वर्णों की, पर आवृत्ति कितनी बार होनी चाहिए, अनेक बार आवृत्ति होनी चाहिए, अस्कृत पर। ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। इसका उदाहरण क्या है, तो इसके उदाहरण, अब ये उपनागरिका, परुषा और कोमला, ये तीन प्रकार है। ठीक है। इसके तो सबसे पहले उपनागरिका का उदाहरण है क्या, माधुर्य व्यंजक वर्ण रूपनागरिकोच्यते। तो कह रहे हैं माधुर्य जहां मधुर वर्ण हो, व्यंजक व्यंजक वर्ण हो, वो क्या होती है, उपनागरिका कहलाती है। ठीक है। उपनागरिका कहलाती है जिसमें मधुर वर्णों का, व्यंजन वाले वर्णों का, ठीक है, हो, वो क्या होता है, उपनागरिका। तो कह रहे हैं माधुर्य गुण वाले या व्यंजक वर्ण हो, ठीक है, ऐसे वर्णों की जो युक्त रचना होती है, जो काव्य में होता है, वो क्या होगा, उपनागरिका कहलाती है। ठीक है। तो माधुर्य व्यंजक वर्णों से युक्त वृत्ति क्या कहलाती है, उपनागरिका कहलाती है। तो ये उपनागरिका का लक्षण है, इसको भी स्मरण करें। उदाहरण है, तो ये भी ध्यान रखें कि ये उपनागरिका का उदाहरण है। कैसे उदाहरण, अनंग रंगम प्रतिमम तदंगम भंगी भिरंगी कृतमान तांग्या कुर्वन्ति यूनाम सहसा यथैता स्वांतानि शांता परिचिंतनानि। ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, मधुर वाले शब्द लग रहे हैं यहाँ, क्या, अनंग रंगम प्रतिमम तदंगम,
भंगी कृतमानतांग्या कुर्वन्ति यूनां सहसा यथैता स्वान्तानि शान्ता परचिंतनानि। तो ये शब्द अलंकार है, अर्थ की ज्यादा जरूरत नहीं है यहाँ। तो सबसे पहले अब ध्यान रखेंगे आप, जैसे इसमें देखो अनंग रंग, ठीक है, तदंग भंग, ठीक है, तांग, ये शब्द आ रहे हैं ना ये बार बार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मधुर वर्ण है, ये मधुर लग रहे हैं, अनंग रंगम ऐसे बोलने में क्या लग रहे हैं, मधुर लग रहे हैं। और व्यंजक वर्ण लग रहे हैं, थोड़ी व्यंजना वाले वर्ण लग रहे हैं, वो उपनागरिका होती है। तो वृत्यानुप्रास के तीन प्रकार है, उपनागरिका, परुषा, कोमला, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और इन लक्षणों को याद कर लें, ठीक है। बड़े आसान है अलंकार, कठिन नहीं है बिल्कुल भी। इसके पश्चात दूसरा प्रकार है परुषा का। परुषा शब्द का ही मतलब है कठोर, ठीक है। तो क्या है, ओजह प्रकाश कैस्तु परुषा, यानी ओज, जिसमें ओजत्व लगे, यानी थोड़ा सा वीरता के बखान लगे। प्रकाश कई ही, जो प्रकाशक शब्द हो, तई ही वे क्या होते हैं, तई वे परुषा, वो परुषा में अंतर्गत आते हैं, यानी कठोर लगते हैं वर्ण, ठीक है। तो कह रहे हैं ओज के प्रकाशक वर्णों से युक्त क्या होती है, परुषा वृत्ति कहलाती है, ठीक है। तो उदाहरण है, मूर्धना मुद्रित कृता विरल गल गल द्रक्त संसृक्त धारा धोतै सांघ्रि प्रसादोपनत जय जगत जात मिथ्याम महिम्नाम कैलाशोल्लासनेच्छा व्यतिकर पिशुनोत्सर्पिदर्पोद्धुराणाम् दोषणां चैषा किमैतत्फलमिह नगरिरक्षणे यत्प्रयासः। तो इसको हमें अर्थ की कोई जरूरत नहीं है, केवल आप इसको ये याद रखें कि ओज मन जिसमें वीरता का लगे, थोड़े प्रकाशक वर्ण लगे, थोड़े कठोर वर्ण लगे, तो वो परुषा है, ये विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये मूर्धना, मुद्रित, विकृत, ये ऐसे शब्द आ रहे हैं, तो इसमें ओजत्व थोड़ा लग रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, परुषा का उदाहरण हुआ, ठीक है। तो आप इनको उदाहरणों को ये ध्यान रखें, थोड़ा सा फर्क, उसमें तो क्या लग रहा था, उसमें क्या लग रहा था, उसमें थोड़े से जो वर्ण हैं वो लग रहे थे, मधुर लग रहे थे, अनंग रंगम प्रतिमम तदंगम। और इसमें क्या लग रहे हैं, थोड़े से कठोर लग रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ वृत्यानुप्रास है परुषा वृत्ति का, ठीक है। इसके पश्चात अगली तीसरी है कोमला परई, ठीक है। कोमला मतलब थोड़ी कोमल हो, परई ही, तो परई का नीचे लिखा है आचार्य मम्मट ने ही लिखा हुआ है क्या, परई ही मतलब शेषई, जो उन दोनों से बच गया वो क्या है, कोमल है, ठीक है। कठोर और मधुर से जो बच गया वो क्या है, शेषई ही। परई शब्द का अर्थ पूछ लेंगे तो शेषई, ठीक है। समझाइए, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, कठिन नहीं है बिल्कुल भी। फिर क्या है, कोमला का उदाहरण है तामेव केचित ग्राम्येति वदंती। तो कह रहे हैं उदाहरण है, अपसारय घनसारम कुरुहारम दूर एव किं कमलई अलमल मालि मृणालई इति वदति दिवानिशम बाला। तो ऐसे उदाहरण की कोई आवश्यकता नहीं है, इतना ध्यान रखें कि कोमल वर्ण है यहाँ, ठीक है। वहां थे मधुर, यहाँ थे कोमल वर्ण है, ठीक है। तो ये उदाहरण ध्यान रखेंगे, अपसारय घनसारम कुरुहारम दूर एव किंग कमलई, ठीक है। और ये उदाहरण है, ये कोमला का है, ठीक है। और परई शब्द का भी पूछ लेंगे, ये ध्यान रखेंगे, आचार्य मम्मटानुसारम परई शब्देन किम अभिधीयते, तो आप ध्यान रखते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, यानी जो परुषा और उपनागरिका से बचा हुआ है वो कोमला में आता है परई, ठीक है। केशांचित एता वैदर्भी प्रमुखा रीतयो मता, ठीक है। कुछ लोगों ने माना है कि वैदर्भी रीति को भी माना है, ठीक है। वृत्ति में 16 वृत्तियां मानते हैं आचार्य वामन इत्यादि कई आचार्य हैं, वो अलग अलग वृत्तियों की संख्या मानते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। इससे अगला एक और भेद है, शाब्दस्तुलाटानुप्रासो भेदे तात्पर्य मात्रता, ठीक है। तो कह रहे हैं शाब्दस्तु शब्दों में लाटानुप्रास होता है, लाट एक देश है, ठीक है। तो भेदे केवल भेद से ही लाटानुप्रास है, ठीक है। तो लिखा भी है मैंने, तात्पर्य मात्र से यानी अभिप्राय मात्र से भेद होने पर अनुप्रास शब्दानुप्रास लाटानुप्रास कहलाता है, ठीक है। शब्दगतोनुप्रास शब्दार्थयो अभेदे, शब्द और अर्थ का अभेद होने पर अपि भी अन्वय मात्र भेदात, यानी अन्वय में भेद हो। अन्वय क्या होता है, यानी क्रम में लगाने में जो भेद हो, ठीक है। यानी जैसे
अब संस्कृत में क्या होता है कि शब्दों को आगे पीछे रखा जाता है। क्यों? क्योंकि जो शब्द होते हैं वो विभक्ति अलग अलग होती है, और छंद के अनुसार लगाने के चक्कर में संस्कृत में शब्दों को कहीं रख दो चाहे, ठीक है, आगे पीछे दाएं बाएं। तो लाट प्रदेश के जो लोग थे ना, वो अपने तरीके से रखते थे इस प्रकार से, ये इसलिए ये अलंकार है, ये अलग अलंकार बन गया, ठीक है ये अनुप्रास ही। परंतु लाट प्रदेश के लोग थे, वो क्या कहते थे कि शब्द और अर्थ के अभेद में अपि अन्वय मात्र भेदात, यानी अन्वय का ही वो भेद करते थे, ठीक है। और लाट जन बल्लभत्वाच्च लाटानुप्रास, ये जो बात मैंने बताई, ठीक है, ऐसा पदानुप्रास इति अन्य, यानी ये पदानुप्रास भी कहते हैं इसको, लाटानुप्रास भी कहते हैं। अनुवाद कह रहे हैं, यह शब्दगत अनुप्रास शब्द और अर्थ का अभेद होने पर भी अन्वय मात्र के भेद होने से लाट देश के लोगों का प्रिय होने के कारण लाटानुप्रास कहलाता है, ठीक है। यानी लाट देश के लोगों के लिए ये प्रिय था इसलिए, ठीक है। कुछ आचार्य इसको क्या कहते हैं, पदानुप्रास भी कहते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके पश्चात पदों के बारे में, पदों का एक उदाहरण दिया है, यानी जिसमें पद सेम हो। अब इसमें देखो, यस्य च सविधेदयिता दव दहनस्तु हिनदिदिस तस्य, अर्थ इनमें चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम है। यस्य न सविधेदयिता दव दहनस्तु हिनदितिस तस्य, तो यहाँ पे च और न, इन दो में फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, पद में भेद है थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा भेद है, बाकी पद है सेम है, अर्थ भी सेम है, ठीक है। केवल शाब्दस्तु, शब्द शब्द से ही थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। इसके बाद एक पदस्य, यानी पद का मानते हैं, वदनम वर्णिन्या तस्या सत्यम सुधांकरः, सुधाकरः का नु पुनः कलंक विकलो भवेत, ठीक है। तो ये भी एक उदाहरण है, ये पद का उदाहरण मानते हैं। समास में वृत्ति, वृत्त्यनुप्रास लाटानुप्रास समास में होता है, एक ही समास में शब्द की आवर्ती हो जाए कहीं, ठीक है, और अन्यत्र यानी दो पृथक समासों में समास की आवृत्ति हो जाए तो भी, और वृत्ति और अवृत्ति, कई बार वृत्ति हो भी जाए समास में, या असमान में एक ही शब्द की आवृत्ति हो जाए, ठीक है। असमास में, समास में या असमास में क्या हो जाए, एक ही शब्द की आवृत्ति हो जाए, ठीक है। तद एवं पंचधामता, इस प्रकार से ये 5 प्रकार का बताया, ठीक है। तो आप इनके उदाहरणों को ध्यान रखें, ये इतना नहीं पूछते हैं, थोड़ा यूजीसी में तो भले ही पूछ ले, परंतु इसमें नहीं पूछेंगे, ठीक है ऐसा। तदेवं पंचधामतः, ऐसा भी कह रहे, इस प्रकार से 5 प्रकार का हुआ, कौन सा, लाटानुप्रास, ठीक है। चित्त कर कर रुचि, रुचिर विभा, विभा कराकार धरणी धर कीर्ति, पौरुष कमला कमला सापी तवई वास्ति नान्यस्य, ठीक है। तो वृत्ति और अवृत्ति में भी, और दो पृथक समासों में भी शब्द की आवृत्ति हो जाए, या एक समास में भी शब्द की आवृत्ति हो जाए, ठीक है। तो और ये क्या है, पद में आवृत्ति हो रही है, इसलिए ये सुधाकर सुधाकर में लाटानुप्रास है, ठीक है। तो ये केवल केवल ये समास में, एक ही समास में आ जाए तो भी लाटानुप्रास है, अन्यत्र यानी दो अलग अलग समास में आ जाए तो भी, और वृत्ति और अवृत्य मतलब समास में और समास में दोनों में आ जाए तो भी वृत्त्यनुप्रास होता है, ठीक है। तो ये 5 प्रकार का है। तो सबसे मुख्य जो हमने प्रारंभ में पढ़ा वही है, और आज के लिए इतना ही। आप सबने ध्यान से सुना और हमारे इस वीडियो को देखा, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने मित्रों तक अवश्य शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नरेश कुमार आज विदा लेता हूं। धन्यवाद। नमः संस्कृताय।